गुड आफ्टरनून बच्चों, अपना फोर्थ हेड चालू करते हैं अपन। मेरी बात सुनो, अपन इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। 3 हेड अपन पढ़ चुके हैं, ये अपना फोर्थ हेड है। फटाफट एक छोटा सा अपन क्विक रिवीजन करते हैं। मेरी बात सुनो, क्या पढ़ा अपन ने इनकम टैक्स में? मतलब इनकम टैक्स मतलब वो टैक्स जो किस पे लगता है? इनकम पे। याद है आपको? मैं वापस एक बार बोल रहा हूं, टैक्स में कोई भी चैप्टर में चालू करूं, लेकिन वो 4 डेफिनेशन आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए, है ना। कौन सी 4 डेफिनेशन थी? प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, पर्सन, और चौथी कौन सी थी? एसएससी। मैंने आपको क्या बोला था कि भाई इनकम टैक्स मतलब पैसे कमाओ और गवर्नमेंट को टैक्स भरो, है ना। लेकिन गवर्नमेंट क्या कहती है? 1 दिन 2 दिन पैसे कमाए और टैक्स भरने की इतनी जल्दी नहीं है, आराम से पैसे कमाओ। और आराम से मतलब क्या बताया था? आराम से मतलब साल भर तक। और साल मतलब कौन सा ईयर? प्रीवियस ईयर। और प्रीवियस ईयर मतलब एक ऐसा फाइनेंशियल ईयर जिस साल पैसे कमाओगे। और आप लोगों के दिसंबर अटेम्प्ट में कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? 1920। इसका मतलब आपको एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे 100% उसमें क्या पूछा जाएगा कि इस बंदे की इनकम निकालो जो उसने कब से कब तक कमाई है। 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 20, इन 365 दिनों में जो पैसे उसने कमाए हैं वो आपको कैलकुलेट करना है। और ये प्रीवियस ईयर, और ये जो 1 साल है ये कौन सा ईयर कहलाता है? प्रीवियस ईयर। फिर मैंने आपको क्या बताया था? आराम से बच्चों मार्च 20 तक पैसे कमाओ, टैक्स तो अगले साल भरना है। और टैक्स जो अगले साल भरना है तो अगला साल क्या कहलाता है? असेसमेंट ईयर। याद आ रहा है ना? तो प्रीवियस ईयर मतलब जिस साल पैसे कमाओगे, और असेसमेंट ईयर मतलब जिस साल टैक्स भरोगे। तो प्रीवियस ईयर में पैसे कमाते हैं और टैक्स कब भरते हैं? असेसमेंट ईयर। और 2 डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? एक पर्सन और एक एसएससी। याद आ रहा है? पर्सन मतलब आप, मैं, कोई भी, सब पर्सन होते हैं। और एसएससी कौन? क्या पढ़ा था अपन ने? एसएससी मतलब पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। याद आया? मतलब आपके घर में 5 जने हैं, आप पांचों पर्सन हो, लेकिन आपके घर में आपके फादर टैक्स पे करते हैं, तो आपके फादर केवल पर्सन नहीं है, क्या है? एसएससी है। जो कब कमाएंगे? प्रीवियस ईयर में। टैक्स कब भरेंगे? असेसमेंट ईयर में। और जब वो कमाएंगे प्रीवियस ईयर में, वो कैलकुलेट कैसे करेंगे? आपको याद आ रहा होगा, कैलकुलेशन अपन करते हैं किसी इनकम की 5 टुकड़े करके, और उन 5 टुकड़ों को क्या बोलते हैं अपन? 5 हेड्स। ठीक है ना? 5 हेड्स मतलब इंसान हो या भगवान हो, 5 ही तरीके से पैसे कमा सकता है। और उन पांचों तरीकों की इनकम को जोड़कर क्या आती है? ग्रॉस टोटल इनकम। क्या पढ़ा था? जो बंदा जॉब से, नौकरी करके पैसे कमाता है उसकी इनकम जाती है सैलरी हेड में। जो बंदा क्या करता है, मान लो नौकरी भी कर रहा होगा, अपने घर में एक एक्स्ट्रा फ्लोर बना देता है और वो एक्स्ट्रा फ्लोर चढ़ा देता है किराए पे, तो वो किराए पे चढ़ा देता है, तो वो इनकम कहां पे जाती है? हाउस प्रॉपर्टी में। याद आ रहा है? घर को किराए पे देके कमाओ तो हाउस प्रॉपर्टी, और घर को बेच के पैसे कमाओ तो जस्ट लास्ट में पढ़ा था कौन सा है? कैपिटल गेन। एसेट बेच के पैसे कमाने की इनकम कैपिटल गेन में जाती है। घर को किराए पे देने से हाउस प्रॉपर्टी में, नौकरी करने से सैलरी में। तो अब इसके बाद अगर कोई बंदा सीए, लॉयर, इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, या उसकी खुद की दुकान है, तो गवर्नमेंट कहती है 100 में से 40 लोग तो इंडिया में वही है जो अपनी दुकान से पैसे कमाते हैं, नौकरी करके। सॉरी, ये सीए, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर होता है, तो गवर्नमेंट कहती है इनका कौन सा हेड होगा? बिजनेस एंड प्रोफेशन। आउट ऑफ 100 95% लोग बिजनेस से, जॉब से पैसे कमाते हैं। और जो बच गए 4 हेड से जो बच गए, गवर्नमेंट कहती है अगर कोई बंदा इस तरीके से इनकम कमाता है जो ना तो सैलरी है ना उसका बिजनेस है, तो फिर जिसका कोई नहीं होता उसका, मैंने आपको बताया कौन होता है? अदर सोर्सेस। जिसका जो इनकम किसी हेड में कवर नहीं होती, तो उसका कौन सा हेड होगा? 5वां का नाम ही क्या रखा था? अदर सोर्स। याद आ रहा है? वो इसके बाद में चालू करेंगे। अब मेरी बात सुनो, जो अपना चौथा हेड है वो चालू करते हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसके अंदर भी बताने की जरूरत नहीं है, हम इसमें भी केवल और केवल इनकम ही कैलकुलेट करेंगे, एसएससी की ही कैलकुलेट करेंगे, और प्रीवियस ईयर 19-20 की ही करेंगे। समझ में आ रहा? ठीक है। अब अपन इस हेड को चालू करें बच्चों। मेरी बात सुनो, अपन ने क्या पढ़ा था? कोई भी हेड चालू अपन कर रहे हैं उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका चार्जिंग सेक्शन।
आप हो, मैं हूं, अपन सोच रहे हैं सर 5 हेड है, ये बंदा जो पैसे कमाता है उस पर वो कंफ्यूजन पैदा कर रहा है कि ये वाली इनकम है या वो वाली इनकम है। तो आपका कंफ्यूजन कौन दूर करता है? चार्जिंग सेक्शन। बिजनेस हेड का चार्जिंग सेक्शन है 28, और चार्जिंग सेक्शन मतलब मैंने क्या बताया था, अगर इस हेड के चार्जिंग सेक्शन में जो लिखा है आप पर सेटिस्फाई हो जाता है तो समझ जाना मेरी इनकम इस हेड में आएगी। बच्चों सैलरी हेड का चार्जिंग सेक्शन 15 था, हाउस प्रॉपर्टी का 22 था, अपना कैपिटल गेन का 45 था। और इन तीनों चार्जिंग सेक्शन में अगर आपको याद आ रहा हो सैलरी में और लिखा हुआ था, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन में एंड था। एंड मतलब सैलरी में और कैपिटल गेन के अंदर, सॉरी कैपिटल गेन एंड हाउस प्रॉपर्टी में सारी कंडीशन जितनी दी हुई है सारी सेटिस्फाई होती है तो उस हेड से डरो, तो आपकी इनकम उस हेड में जाएगी। लेकिन सैलरी हेड में तो और लिखा था, और में कितनी कंडीशन थी? 3, कि भाई 3 में से कोई भी कंडीशन लग जाए आपकी इनकम कहां पे जाएगी? सैलरी में। अब बच्चों आते हैं अपन बिजनेस हेड में। बिजनेस हेड का चार्जिंग सेक्शन है 28, और ये चार्जिंग सेक्शन में बच्चों 1 नहीं 2 नहीं 10 कंडीशन है, और 10 कंडीशन है तो 10 की 10 एक साथ सेटिस्फाई होने से तो रही नहीं, इसलिए गवर्नमेंट ने ये सारी कंडीशन किस में लिखी हुई है? और में। इसका मतलब क्या हुआ? 10 में से एक भी कंडीशन आप पर सेटिस्फाई हो गई तो समझ जाना मेरी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में आई। समझ में आया? तो सबसे पहला पॉइंट तो अपना यही उठता है, ये 10 कंडीशन है कौन सी, ताकि क्लियर हो कि इनकम अपनी इस साइड में आएगी। इसके बाद आगे की बात है कि वो कैलकुलेट कैसे करेंगे। बच्चों एक चीज याद रखना, ये चैप्टर शायद अपने इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाएगा इनकम टैक्स का, क्योंकि ये चैप्टर लाइफ टाइम सीए सीएस के काम आता है। और सच बात बताऊं बच्चों, कमाई ही ये चैप्टर देता है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। और प्रैक्टिकल लाइफ की तो बात आगे की है, अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं बच्चों, चाहे सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, कोई भी हो, मिनिमम अगर 100 मार्क्स का पेपर आपके एग्जाम में है तो मिनिमम 10 मार्क्स का क्वेश्चंस, बच्चों मैं सही बोल रहा हूं, मिनिमम 10 मार्क्स के क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आते हैं। ये चैप्टर कई लोगों को लंबा लगता है, बोरिंग लगता है, टफ लगता है, तो क्या होता है बच्चों, ये चैप्टर सोचते हैं छोड़ के चले जाओ, और छोड़ के जाने का मतलब आप अपने 10 मार्क्स खो चुके। ये चैप्टर ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं निकला बच्चों जिसमें इस चैप्टर के क्वेश्चंस की भरमार नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो प्लीज बच्चों और कुछ छोड़ो मत छोड़ो मेरे को नहीं पता, लेकिन ये चैप्टर आप नहीं छोड़ोगे। क्लियर? तो अपन चालू करते हैं बच्चों। फर्स्ट कंडीशन पढ़ो, देखो सामने क्या लिखी हुई है। फर्स्ट कंडीशन है, अगर आपको क्या होता है ढंग से समझना, प्रॉफिट और गेन, फायदा होता है। फायदा किससे हुआ? कैरिंग ऑन एनी बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर आप कोई बिजनेस करते हो और ये क्या लिखा हुआ है, कैरिंग ऑन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इसका अब इंपॉर्टेंस क्या है ढंग से समझ। बच्चों ये क्या लिखा हुआ है, अगर कोई बंदा प्रॉफिट कमाता है विच इज कैरिंग ऑन। कैरिंग ऑन मतलब 11th क्लास में अकाउंट्स में कंसेप्ट पढ़ा था गोइंग कंसर्न, याद आ रहा होगा। गोइंग कंसर्न मतलब जिसमें आपकी सोच होती है लंबा चलने की। मेरी बात बहुत ढंग से सुनना बच्चों, मैं आज यहां पढ़ाने आया, हितेश सर ने फर्स्ट डे मुझे कहा है कि सर आप प्रोफेशनल पढ़ाते तो हो नहीं, 10 दिन पढ़ाना है आपको, 10 दिन बाद अब आप अपने जहां जाना है जाओ। मेरे आने से पहले ही मुझे जाने की डेट पता है, मुझे पता है सर इतना अमाउंट देंगे और मैं फ्री। तो अब मेरी बात सुनो बच्चों, अगर ऐसा है तो उस केस में मैं कैरिंग ऑन की डेफिनेशन में कवर नहीं हो रहा, केवल टाइम पास के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, और टाइम पास के हिसाब से पढ़ा रहा हूं तो फिर बिजनेस साइड नहीं अदर सोर्सेस लगेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मेरी आपको पढ़ाने में ये सोच है कि जब तक मेरी हिम्मत होगी आप लोग मेरे से पढ़ने आओगे तब तक मैं पढ़ाऊंगा बच्चों, उसको गोइंग कंसर्न बोलेंगे और उसको कैरिंग ऑन बोलेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे, लेकिन क्या याद रखना है, अगर एग्जाम में लिखा हुआ है कि एक बंदा है जिसने कोचिंग चालू करी लेकिन उससे पहले से ही पता है मुझे इस तारीख को खत्म करना है, तो वो बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में कवर नहीं होगा। लेकिन उससे ये लगता है जब तक मैं चला पाऊंगा मैं चलाऊंगा, तो इस हेड में आएगा।
अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात इस फर्स्ट कंडीशन की, और वो क्या है वो सुनो। जब से मैंने आपको पढ़ाना चालू किया है बच्चों, मैं क्या पढ़ा रहा हूं? प्रीवियस ईयर, मतलब जो चालू होगा 1 अप्रैल 19 को और खत्म होगा 31 मार्च 2020 को। यही पढ़ाना चालू कर रहा हूं बच्चों, यही पढ़ा रहा हूं मैं। ये एक अकेली ऐसी कंडीशन है जहां कुछ अलग भी हो सकता है। मैंने ये नहीं कहा कि अलग ही होगा, अलग भी हो सकता है। और अलग भी हो सकता है मतलब क्या है बच्चों? सुनो, आपके एग्जाम में आया, ये एग्जाम का क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूं, आपके एग्जाम में आया कि मैंने अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट 1 अगस्त 2019 से चालू किया। अब आपके एग्जाम में पूछा गया डिटरमाइन प्रीवियस ईयर फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन। आपको मेरा प्रीवियस ईयर निकालना है फॉर बिजनेस इनकम, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं। और मैंने मेरी कोचिंग कब चालू करी? 1 अगस्त 19। बच्चों आप समझना, अगर एग्जाम में ये आता मैंने 1 अगस्त से नौकरी चालू करी है, मेरा प्रीवियस ईयर बताओ, आंसर आता 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20, क्योंकि हर जगह यही प्रीवियस ईयर होता है। केवल एक केस में ये लैंग्वेज देखो बच्चों, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जितने टाइम पीरियड आपका बिजनेस चला है उस टाइम पीरियड को ही प्रीवियस ईयर बोलेंगे और उस टाइम पीरियड की ही इनकम बिजनेस सेट में आएगी। मतलब जब आपके एग्जाम में आए कि डिटरमाइन प्रीवियस ईयर फॉर गीतेश सर, तो आपका आंसर आएगा 1 अगस्त 19 से 31 मार्च 20। याद रखना बच्चों, मैं वापस बोल रहा हूं, अगर साल के बीच में आप अपना नया बिजनेस चालू करते हो तो आपकी इनकम 1 अप्रैल से 31 मार्च नहीं, जिस दिन चालू किया वहां से 31 मार्च तक आएगी। ठीक है, ये पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट पे फोकस रखना है। आपको अपनी नोटबुक में भी ये एग्जांपल भी लिखना है बच्चों। तो फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हुआ। 2 पॉइंट ध्यान रखना है। एक तो गोइंग कंसर्न वाला, अगर एग्जाम में लिखा हुआ है उससे 10-15 दिन के लिए ट्यूशन चलाना था तो इनकम बिजनेस साइड के अंदर टिक नहीं करोगे। और दूसरा, प्रीवियस ईयर का मतलब इसमें 1 अप्रैल से जरूरी नहीं है, साल के बीच में बिजनेस चालू किया, पर जब से चालू किया तब से लेके 31 मार्च। क्लियर? समझ में आ रहा है बच्चों? ये इनकम जो है प्रीवियस ईयर की होगी और किसकी होगी? बिजनेस और प्रोफेशन। मैं आपको बता दूं बच्चों, जैसे अगर आप सीएस बने, मेरी बात ढंग से सुनना, सीएस बन गए तो सीएस बन के काम क्या है आपका? जो सीएस बन गए उनका काम क्या है? या तो जॉब कर लेंगे, या फिर कोई प्रैक्टिस कर लेंगे, और या फिर शादी कर लेंगे। 3 है, 3 ऑप्शन होते हैं ना। ठीक है, अब 3 ऑप्शन में बच्चों मेरी बात सुनो, इनकम तीनों में, शादी करने में भी है, ठीक है, कोचिंग ये क्या बोलता है प्रैक्टिस करने में भी है, और जॉब में भी है। अगर वो सीएस बन के जॉब कर रहा है तो बच्चों सैलरी हेड, क्योंकि इस केस में वो एज अ एम्प्लॉय है, एज अ सीएस काम नहीं कर रहा। अगर वही बंदा प्रैक्टिस कर रहा है सीएस की तो इनकम कौन से हेड में आएगी? बिजनेस एंड प्रोफेशन, क्योंकि ये हेड कहता है इंडिपेंडेंट होके काम करो। जो बंदा खुद का पैसा लगा के इंडिपेंडेंट होके काम करेगा, चाहे वो खुद की दुकान हो या खुद की प्रैक्टिस हो, तो बिजनेस एंड प्रोफेशन लगेगा। अब तीसरी, मैंने वो बोला ना मैरिज, क्योंकि कई जने सीएस बन के मैरिज भी कर लेते हैं, फिर आराम से घर में फ्री रहते हैं। तो ऐसे लोगों की इनकम बच्चों 500 हेड में जाती है, जिसका नाम है अदर सोर्स। ठीक है, और एक चीज और चीज, ये लोग ज्यादा फायदेमंद भी है, क्योंकि मैं आपको 500 हेड पढ़ाऊंगा, शादी के टाइम पे जो गिफ्ट मिलेंगे बच्चों वो फुल एग्जेम्प्ट होता है। अब आप अगर बिजनेस से कमाओगे तो सरकार 30% टैक्स देगी, नौकरी करके कमाओगे तो भी सरकार टैक्स लेगी, लेकिन शादी करके जो गिफ्ट आएंगे वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है ना। तो वो आप देख लेना कौन सा ऑप्शन आपको चूज करना है। ठीक है, फिलहाल फर्स्ट कंडीशन क्लियर हो गई। तो आप इंडिपेंडेंट होके कोई बिजनेस या प्रोफेशन करते हो तो उस केस में अगर आपका मन लंबे समय तक चलने का है तो जितने टाइम में प्रीवियस ईयर में बिजनेस किया उस टाइम की इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन में आएगी। क्लियर? सेकंड कंडीशन सुनो, any salary, commission, bonus, remuneration arise to any partner from partnership firm। बच्चों एक बार वापस बोल रहा हूं, हम ये थ्योरी पढ़ रहे हैं, लेकिन इस सामने जो ये थ्योरी लिखी है इसका एक क्वेश्चन पक्का है। सेकंड कंडीशन बड़ी कंफ्यूज करती है। अब मेरी बात समझना, सामने ध्यान देना।
बच्चों सैलरी से 3 प्रकार के लोग कमाते हैं, मतलब सैलरी 3 लोगों को मिलती है। पहला, एक नॉर्मल एम्प्लॉय को, जो अपन ने सैलरी हेड में पढ़ी थी, ये पॉइंट मैंने पहले भी बताया। दूसरा, एमपी और एमएलए को, और तीसरी सैलरी मिलती है बच्चों पार्टनर्स को अपनी ही फर्म से। तीनों की तीनों तनख्वाह है, तीनों के तीनों बोनस है, कमीशन है, लेकिन तीनों में फर्क है। अब फर्क क्या बच्चों, सुनो। अगर एक साधारण एम्प्लॉय है, कुछ नहीं लिखा हुआ था, वो साधारण एम्प्लॉय है, साधारण एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है, तो उस पे कौन सा हेड लगता है, सैलरी हेड। समझ में आ रहा है? अगर वही तनख्वाह एमपी या एमएलए को मिलती है बच्चों, तो एमपी या एमएलए गवर्नमेंट कहती है देश सेवा के लिए बैठे हैं लोग, इसलिए इन पर कौन सा हेड लगता है बच्चों, अदर सोर्सेस। ये शायद 5 से 8 बार का क्वेश्चन है एग्जाम का, ढंग से सुन लेना। एमपी एमएलए को सैलरी मिली तो अदर सोर्स, नॉर्मल एम्प्लॉय को मिली सैलरी है, और अगर किसी पार्टनर को अपनी ही फर्म से मिली, मान लो ये इंस्टीट्यूट हमारी एक फर्म है जिसमें हम सब जो भी पढ़ा रहे हैं पार्टनर्स हैं, तो हमें जो तनख्वाह मिल रही है हमारी इस इंस्टीट्यूट से, ये कहां टैक्सेबल होगा बच्चों, बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो बच्चों इंसान बदल गया तो हेड भी बदल गया। पार्टनर को मिलती है तो बिजनेस, एमपी एमएलए लिखा है तो अदर सोर्स, नॉर्मल है तो सैलरी। हो गई 2 कंडीशन, समझ में आई। तीसरी कंडीशन क्या है, any incentive perquisite whether convertible into money or not arise from any business। ये क्या है बच्चों, एग्जांपल समझना मेरी बात। बच्चों कई बार क्या होता है, जैसे ये प्रैक्टिकल लाइफ का सीन भी है, जैसे कोई बड़े डॉक्टर्स होते हैं, कोई बड़े डॉक्टर्स, और ये लोग जो फिल्म स्टार वगैरह के यहाँ जाते हैं कि हाँ भाई ये बड़ा फिल्म स्टार बीमार हो गया, तो उससे फीस नहीं लेते। बड़े डॉक्टर्स कई बार बच्चों फीस नहीं लेते, घर पे गए कोई फीस नहीं ली, चले गए। फिर वो जो बड़े बड़े एक्टर्स वगैरह लोग होते हैं, ये बिजनेसमैन होते हैं, ये क्या करते हैं बच्चों, दिवाली वगैरह का वेट करते हैं, और उस टाइम पे इनको एक बड़ी कोई कार लाके दे देगा, कोई एक बड़ा गिफ्ट लाके दे देगा, और वही डीम टू बी फीस कहलाती है। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? समझना, गवर्नमेंट को पता चला कि एक बंदे को गिफ्ट मिल रहा है, गिफ्ट क्यों, एक मान लो मैं मेरी बात करूं, मेरे बर्थडे पे मुझे 2-3 गिफ्ट मिले। एक गिफ्ट मिला मेरे फ्रेंड से, एक गिफ्ट मिला मेरे रिलेटिव से, और एक गिफ्ट मिला आप लोगों से। मेरी बात ढंग से समझना, जो मेरे रिलेटिव से गिफ्ट मिला उस पर टैक्स नहीं लगेगा, ये आगे चल के बताऊंगा। और जो मेरे दोस्त से गिफ्ट मिला उस पर टैक्स लगेगा, लेकिन अदर सोर्स में। लेकिन जो आपसे गिफ्ट मिला, तो वहां गवर्नमेंट कहती है ट्यूशन के बच्चों ने अपने टीचर को गिफ्ट दिया, इसका मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेशन किससे है, कोचिंग से। तो आपका जो गिफ्ट होगा ना बच्चों, वो मुझे कहां टैक्सेबल होगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन में। मैं अगर ईमानदारी से टैक्स भरने वाला हूं, जो कि वैसे तो नहीं हूं, लेकिन अगर मैं ईमानदार हूं एकदम, तो फिर उस केस में बच्चों जो गिफ्ट आप लोगों से मिला उसकी वैल्यू जो भी होगी, उसको मैं बिजनेस हेड में लेकर जाऊंगा, और वहां इस पर टैक्स देना है। समझ में आ रहा है? तो डॉक्टर को अपने पेशेंट से गिफ्ट मिले, टीचर को अपने स्टूडेंट से गिफ्ट मिले, लॉयर को अपने क्लाइंट से गिफ्ट मिले, चाहे उसे मनी में कन्वर्ट कर सकते हो या नहीं, क्लियर हो रहा है, तो भी बिजनेस हेड लगता है। क्लियर? 3 कंडीशन खत्म। चौथी कंडीशन है एक्सपोर्ट इंसेंटिव। ये एकदम सिंपल है बच्चों, इंसेंटिव बोलो या अवार्ड एक ही बात होती है। अवार्ड वैसे तो अदर सोर्सेज में जाता है, लेकिन बच्चों ये कौन सा इंसेंटिव है, एक्सपोर्ट। कई स्टेट गवर्नमेंट कहती है ये बंदा अगर हमारे स्टेट में है और साल के 5 करोड़ की एक्सपोर्ट कर दे, तो उसको 8% अवार्ड देंगे। तो वैसे तो सारे अवार्ड अदर सोर्स में जाते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट करने की वजह से जो सरकार ने खुश होके आपको इंसेंटिव दिया है, वो कहां आएगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो कोई खास बात तो है नहीं। 4 कंडीशन समझ में आ रही है ना? पहला, प्रॉफिट या गेन अपने कैरिंग, जो बिजनेस एंड प्रोफेशन कैरिंग ऑन किया ड्यूरिंग द ईयर। दूसरा, पार्टनर के तौर पे सैलरी मिली। तीसरा, किसी भी प्रकार का इंसेंटिव या गिफ्ट मिला अपने क्लाइंट से, पेशेंट से, स्टूडेंट से। ठीक है। चौथा, एक्सपोर्ट करने पे क्या मिला, इंसेंटिव। पांचवा, नॉन कम्पीट फीस। क्या मतलब हुआ इसका बच्चों, सुनिएगा। नॉन कम्पीट फीस मतलब बच्चों, पढ़ाने के लिए पैसे हमें मिल रहे हैं, वो तो बिजनेस है ही है,
ना पढ़ाने के लिए भी अगर कोई पैसे दे दे तो भी बिजनेस है। मतलब क्या, ये बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों एग्जाम में। मान लो बच्चों हम सीएस पढ़ा रहे हैं, फिर हमारा मूड हुआ सीए पढ़ाने का। पड़ोस में एक और सीए इंस्टीट्यूट है, वो बोला कि आप यहाँ सीए इंस्टीट्यूट मत खोलो। हमने कहा क्यों नहीं खोले, खोलेंगे हम तो उसने कहा कि आप मत खोलो, ये पकड़ो 50,000। ये 50,000 है सीए इंस्टीट्यूट ना खोलने के, ताकि कंपटीशन बढ़ेगा और नुकसान होगा। तो हमने 50,000 एक्सेप्ट कर लिए बच्चों और कहा ठीक है कोचिंग नहीं खोलेंगे। तो ये पैसे बिजनेस करने के लिए नहीं, ना करने के लिए कमाई हुई है। लेकिन गवर्नमेंट कहती है अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपको पैसे कई बार इस बात के भी मिलते हैं कि आप ये काम ना करो। तो ये इनकम भी बच्चों कौन साइड में जाएगी, बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो नॉन कम्पीट फीस क्लियर हुआ। नॉन कम्पीट फीस का मतलब ये है कंपटीशन ना करने के लिए भी किसी ने पैसे दिए हो कि आप मुझसे मत लड़ो, ये पकड़ो पैसे, वो भी बिजनेस साइड में जाएगा। अगला कंपनसेशन रिसीव फ्रॉम सर्टेन पर्सन। बच्चों समझना, कंपनसेशन मैंने आपको कैपिटल गेन में भी पढ़ाया था। कंपनसेशन बच्चों सुनिएगा 3 लोगों से मिलता है। जैसे कि आपको ये जो मैं बोल रहा हूं लिखा हुआ नोट्स में मिल जाएगा, तो चिंता मत करना, लेकिन लिखना है जरूर अपनी नोटबुक में। देखो कंपनसेशन बच्चों सुनो, एक तो गवर्नमेंट से मिलता है, याद आ रहा होता हो, कंपलसरी एक्वायर होने पर, अगर हमारी एसेट कंपलसरी एक्वायर हो जाए। एक कंपनसेशन किससे मिलता है बच्चों सुनिएगा, एक कंपनसेशन हमें मिलता है इंश्योरेंस कंपनी पे। कोई एसेट चोरी हो गई, किसी की डेथ हो गई और कोई वजह, कई तरह की वजह होती है, जब इंश्योरेंस कंपनी देती है। और एक कंपनसेशन होता है ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या मतलब हुआ इसका बच्चों समझना। अगर आपके एग्जाम में आया कि कंपनसेशन गवर्नमेंट आपको दे रही है ड्यू टू कंपलसरी एक्विजिशन, याद आ रहा है, तो फिर आपको याद होगा कौन सा हेड लगेगा, कैपिटल गेन। सिर्फ कंपनसेशन वर्ड पकड़ के बैठ गए तो गलती होनी है, ठीक है। तो क्या याद रखना है, गवर्नमेंट कंपनसेशन दे तो कैपिटल गेन। अगर कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी अगर आपको देती है तो कौन सा हेड, अदर सोर्सेज। और लास्ट पॉइंट, अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब मैंने आपको और मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है कि मैं आपका पूरा कोर्स करा दूंगा, ठीक है, और आपको इतनी फीस देनी है। तो 2 बिजनेसमैन, आपका तो क्या बच्चों, 2 बिजनेसमैन के पीछे मेरा और हितेश सर का कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है कि मैं आपका पूरा कोर्स करा दूंगा, मुझे इतनी फीस चाहिए। और सर ने क्या बोला है मुझे कि अगर आप बीच में पूरा कोर्स नहीं करा पाए तो उस केस में आप मुझे कंपनसेशन दोगे। और बच्चों में आपको कोर्स नहीं करा पाए, सर ने मेरे से कंपनसेशन लिया कि आपकी वजह से मेरी इंसल्ट हुई है बच्चों के सामने, तो मैंने सर को कंपनसेशन दिया। क्यों, क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पाया। वो कंपनसेशन बच्चों मेरे लिए खर्चा है, लेकिन सर के लिए क्या है, वो इनकम, सर ने तो पैसे कमा लिए ना। तो वो कंपनसेशन कॉन्ट्रैक्ट टूटने की वजह से जो सर ने कमाए हैं वो कहां टैक्सेबल होगा बच्चों, बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो क्या याद रखोगे, अगर कंपनसेशन गवर्नमेंट दे तो फिर क्या होगा, कैपिटल गेन। अगर कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी दे तो अदर सोर्सेज। और अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कंपनसेशन हो तो फिर कौन सा है, बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये क्लियर हुआ, ठीक है। ये हो गई आपकी कितनी कंडीशन, 6 हो गई, ठीक है। 7 पे एनी सम रिसीव अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। अब बच्चों ये कीमैन क्या होता है, जैसे अगर अपन जोधपुर की बात करें तो आपने चतुर्भुज का नाम सुना होगा। चतुर्भुज का बच्चों फेमस क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन चतुर्भुज के अंदर बच्चों जो मेन इंपॉर्टेंट पर्सन है वो है उसका मिठाई बनाने वाला, उसका हलवाई। समझ में आ रहा है, ठीक है। उसी तरह से चलो अपन ये एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे इंस्टीट्यूट की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है हमारे इंस्टीट्यूट का, सर भले ही सामने बैठे हो, कौन, मैं हूं, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, अब बड़े सिटीज वगैरह में क्या होता है बच्चों, ठीक है, ये वो तो मजाक था बच्चों, सर सामने आ गए थे इसलिए। तब मेरी बात सुनो, अब सर को क्या डर है कि अगर ये गितेश चला गया जो मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा है तो फिर बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब नुकसान हो जाएगा तो बच्चों समझना, बड़ी सिटीज में, मेट्रो सिटीज में एक कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। उसमें क्या होता है, जो कंपनीज होती है उनको वो इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि अगर आपको डर है कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट बंदा आपका साथ छोड़ के चला गया तो आपको लॉस होगा,
तो एक काम करो, आप इंश्योरेंस करवा दो, ठीक है, आप इंश्योरेंस करवा दो, और अगर वो छोड़ के गया तो कंपनसेशन हम देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? तो इस केस में हितेश सर का एग्जांपल लूं कि उन्होंने कहा कि नहीं ये हितेश छोड़ के चला गया तो लॉस होगा, और मैं छोड़ के गया जिसकी वजह से सर को लॉस हुआ, और कंपनसेशन किसने दिया? इंश्योरेंस कंपनी ने। तो वो जो कंपनसेशन सर को मिला है ना बच्चों, वो कंपनसेशन कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का है, और वो भी कहां टैक्सेबल होता है? बिजनेस एंड प्रोफेशन में। सर को मेरे जाने से कहां नुकसान हुआ? बिजनेस साइड में, और बिजनेस साइड की वजह से कंपनसेशन मिला, तो सर को ये कहां टैक्सेबल होगा? बिजनेस एंड प्रोफेशन। क्लियर हो रहा है कीमैन? तो कीमैन मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बंदा अगर आपका काम साथ में छोड़ के जाए, उसके साथ छोड़ के जाने की वजह से जो आपको बिजनेस में लॉस हुआ, उसकी भरपाई अगर इंश्योरेंस कंपनी करेगी, तो वो इनकम कहां टैक्सेबल होगी? बिजनेस एंड प्रोफेशन। क्लियर? 7 पॉइंट हो गए। 8 पॉइंट है इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस। बच्चों स्पेकुलेटिव क्या होता है? सुनो, स्पेकुलेशन को अगर आप डिक्शनरी में देखोगे सट्टा होता है, ठीक है? मतलब क्या बच्चों, ढंग से समझना। एक तो वो बंदा जो अपनी दुकान खोलता है और दिन भर सुबह से रात तक वहां पे सामान बेचता है और बेच के पैसे कमाता है, दैट इज नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस। और एक बंदा क्या करता है, मुझसे इतनी माथा पड़ी नहीं होती कौन दुकान खोले कौन बंद करे, वो तो सुबह 10 बजे से ही अपने मोबाइल पे लग जाता है, फोन पे ही गेहूं खरीद लिए, राइस खरीद लिए, फोन पे ही थोड़ा रेट ऊपर नीचे हुए तो बेच दिए। समझ में आ रहा बच्चों? ये नेस्डेक्स वगैरह होता है ना, जो इंसान सट्टा खेलता है फोन पे ही खरीद कर फोन पे ही बेच देता है बच्चों, गोल्ड वगैरह का ये जो काम करता है, इनकी इनकम कौन से बिजनेस की कहलाती है? स्पेकुलेटिव। अगर स्पेकुलेटिव मींस वेयर देयर इज नो एक्चुअल डिलीवरी, फोन पे ही खरीद लेते हो, फोन पे ही बेच लेते हो, तो है स्पेकुलेटिव, इधर कवर हो गए। और अगर फोन पे ना करके डायरेक्ट फिजिकली बेचते हो खरीदते हो, तो बाकी सारी कंडीशन है ही है। क्लियर हुआ? तो 8 कंडीशन सट्टे को भी आपके बिजनेस हेड में कवर करती है, ठीक है? लास्ट 2 फिर है इनकम फ्रॉम बिजनेस अंडर सेक्शन 35 AD। ये डिटेल में आएगा बच्चों। 35 AD भारत में होने वाले 15 स्पेशल बिजनेस है जिनकी भारत को बहुत ज्यादा जरूरत है। मतलब अगर आप सोच रहे हो सर आपने इतनी सारी कंडीशन बता तो दी कि ये कोई बिजनेस करेगा तो बिजनेस हेड में आएगा, तो ये 9th पढ़ा के टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? ये 9th कंडीशन बच्चों अलग से इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट कहती है ये सब नॉर्मल बिजनेस है और ये है स्पेशल। जो बंदा भारत में ये 15 तरह के स्पेशल बिजनेस करता है उसको गवर्नमेंट कई तरह से बेनिफिट देती है बच्चों। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, इसलिए अपन अलग से इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। 35 AD अभी सिर्फ ये याद रखना स्पेशल बिजनेस को बोलते हैं। क्लियर? और लास्ट का लिखा हुआ इनकम फ्रॉम ट्रेड सर्विसेज रेंडर्ड टू इट्स मेंबर्स। बच्चों आपने जोधपुर में उम्मीद क्लब का नाम सबने सुना है। उम्मीद क्लब सबको सर्विस नहीं देता, केवल अपने किसको देता है? मेंबर्स को। कई कोऑपरेटिव सोसाइटी भी केवल मेंबर्स को ही सर्विस देती है, पैसे तो लेती है ना। तो गवर्नमेंट ने कंफ्यूजन क्लियर किया है, वैसे इस पॉइंट की जरूरत नहीं थी, फिर भी गवर्नमेंट ने कहा अगर आप ये सोचते हो कि मैं हर इंसान को सर्विस नहीं देता, केवल कुछ मेरे मेंबर्स को सर्विस देके ही तो पैसे कमा रहा हूं, तो कंफ्यूजन में ना रहो, आपकी इनकम अभी भी बिजनेस हेड में आएगी। क्लियर? ये 10 कंडीशन केवल चार्जिंग सेक्शन है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन थ्योरी तो याद रखनी पड़ेगी ना बच्चों। और इस 10 में से एक मार्क्स का क्वेश्चन 90 नहीं 100% फिक्स है। तो एक फटाफट एक बार सुनते जाना। फर्स्ट कंडीशन, जो प्रॉफिट कमाएगा गोइंग कंसर्न से अपने बिजनेस को कैरी ऑन करेगा, प्रीवियस ईयर में जितना चलाएगा उसकी इनकम बिजनेस हेड में जाएगी। फर्म से सैलरी लेगा तो बिजनेस हेड में जाएगी। और थर्ड पॉइंट क्या है, अगर डॉक्टर लॉयर अपने किसी क्लाइंट से पेशेंट से इंसेंटिव लेंगे गिफ्ट लेंगे तो भी बिजनेस हेड लगेगा। एक्सपोर्ट से गवर्नमेंट ने अवार्ड दिया तो भी बिजनेस हेड। अगर ट्यूशन ना पढ़ाने के लिए भी मुझे कोई पैसे देगा तो भी मेरी इनकम कौन से हेड में आएगी? बिजनेस हेड। अगर कंपनसेशन मुझे गवर्नमेंट देगी तो कैपिटल गेन, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, मैंने एग्जांपल ले लिया सर का, सर को मेरी वजह से कंपनसेशन मिला तो बिजनेस हेड लगेगा।
कीमैन इंश्योरेंस, याद रखना चतुर्भुज का एग्जांपल। अगर चतुर्भुज वाले का हलवाई छोड़ के गया, हलवाई जाने की वजह से जो नुकसान की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी ने की है वो चतुर्भुज को कहां टैक्सेबल होगी? बिजनेस एंड प्रोफेशन। सट्टे की इनकम भी कहां पे जाएगी? बिजनेस हेड। स्पेशल बिजनेस की हेड की इनकम भी इसी हेड में आएगी। और लास्ट, केवल मेंबर्स को सर्विस देना भी इसी हेड में कवर होता है। क्लियर? तो इसे ढंग से पढ़ लो बच्चों, नोट कर लो। इसके बाद अपन इसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो चालू करें। ठीक है? तो आप प्लीज इसे नोट करो, है ना? चलिए।